Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. आज की ये क्लास नर्सिंग जॉब्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्लास में लिए गए सभी नर्सिंग एमसीक्यूज एम्स नॉरसेट, राजस्थान सीएचओ, आरएमएल, पीजीआई, ईएसआईसी, DSSB जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए तैयार की है। होपफुली ये क्लास आपको इन सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेगी। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे इसी तरह की क्लासेस रेगुलरली अपलोड की जाती हैं। नर्सिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसी तरह की एमसीक्यू क्लासेस को रेगुलरली पाने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी नर्सिंग ऑफिसर बनने में हेल्प जरूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू क्लास। क्वेश्चन इज एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज MgSO4 का एंटीडोट क्या होता है? ऑप्शन ए नैलोक्सोन, ऑप्शन बी प्रोटामीन सल्फेट, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कैल्शियम ग्लूकोनेट। किसी प्रेग्नेंट वुमेन को यदि प्री एक्लेम्पसिया कंडीशन है और ये कंडीशन एक्लेम्पसिया में ना कन्वर्ट हो जाए, इस चीज़ से प्रिवेंशन हेतु दी जाने वाली मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग की टॉक्सिसिटी होने पर इसके एंटीडोट के रूप में किसे इस्तेमाल किया जा सकता है? प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। The right answer is option D, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट MgSO4 की टॉक्सिसिटी होने पर दिया जाता है। इसके अलावा रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई ओपियोइड सब्सटेंस लिया, जैसे कि मॉर्फिन जैसी कोई ड्रग ली, तो उससे अगर उससे टॉक्सिसिटी होती है तो इसे ट्रीट करने के लिए हम नैलोक्सोन का इस्तेमाल करते हैं। इसे कई बार नार्केन नाम से भी पूछ लिया जाता है। ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं नार्केन। नेक्स्ट है ऑप्शन बी के अंदर प्रोटामीन सल्फेट। प्रोटामीन सल्फेट हिपेरिन की टॉक्सिसिटी होने पर इस्तेमाल किया जाता है। हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है जो कि ब्लड में क्लॉट के निर्माण को रोकती है, या यूं कहें कि ब्लड को पतला बनाए रखती है। तो इसकी टॉक्सिसिटी होने पर हम प्रोटामीन सल्फेट को इस्तेमाल करते हैं और ये क्वेश्चन भी प्रीवियसली बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। वहीं पर हम पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl की बात करें तो जिन क्लाइंट्स के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाती है, K+ आयन की कमी हो जाती है, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम की मात्रा को नॉर्मल बनाए रखने के लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज इन नॉर्मल सॉइल्स the minimum distance between the well and the source of contaminants is। किसी नॉर्मल सॉइल वाली एरिया में कंटेमिनेंट सोर्स और वेल के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? ऑप्शन ए 15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन बी
10 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सी 15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए और ऑप्शन डी 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपकमिंग CHO एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इट इज़ रिलेटेड विद द वाटर सैनिटेशन टॉपिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मल सॉइल वाले एरियाज के अंदर सोर्स ऑफ कंटेमिनेंट्स और वेल के बीच में कम से कम 15 मीटर की दूरी होनी ही चाहिए। और यदि कितना रिकमेंडेड होता है ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि रिकमेंडेड जो है डिस्टेंस वो होती है 30 से 50 मीटर्स के आसपास। 30 से 50 मीटर तो हम कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो कम से कम 15 मीटर तो होना ही चाहिए। should never be less than 15 meters. Question is, which position is given to a patient after mastectomy? मैस्टेक्टोमी प्रोसीजर के बाद क्लाइंट को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? ऑप्शन ए साइड लाइन ऑफ अफेक्टेड साइड, ऑप्शन बी एलिवेट अफेक्टेड हैंड with a pillow, option C left lateral position, option D prone position. The right answer is option B, elevate affected hand with a pillow. मैस्टेक्टोमी प्रोसीजर के बाद हम पेशेंट के अफेक्टेड साइड वाले हैंड को पिलो का सपोर्ट देकर कुछ ऊपर उठाकर रखते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली मेंटेन रहे। अब यहाँ पर जो मैस्टेक्टोमी वर्ड दिया गया है इसका क्या मीनिंग होता है इसे भी जान लेते हैं। मैस्टेक्टोमी क्या है? मैस्टेक्टोमी का मतलब होता है कि सर्जरी द्वारा ब्रेस्ट के किसी विशेष हिस्से को या फिर कंप्लीट ब्रेस्ट को ही रिमूव कर देना। मैस्टेक्टोमी वह प्रोसीजर है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस के द्वारा हम एक या दोनों ब्रेस्ट को आवश्यकता अनुसार थोड़ा हिस्सा उसका या फिर पूरा ही रिमूव कर देते हैं। नोट करिएगा, मैस्टेक्टोमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, वन और बोथ, entirely or partially, to treat breast cancer. ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए ये प्रोसेस अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अबाउट। प्रेगनेंसी के दौरान कुल कितना वेट गेन होता है? 6 kg, 8 kg, 11 kg, 14 kg। काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहा है आपको ये, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। यस, आप बिल्कुल सही हैं। टोटल 11 kg के आसपास वेट गेन देखा जाता है पूरे प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर। नोट करिएगा, 11 to 12 kg वेट गेन टोटल ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी पीरियड। इसमें से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस ट्राइमेस्टर के अंदर कितना वेट गेन होता है
तो वो भी नोट करिएगा। हम पूरे प्रेगनेंसी पीरियड को 3 ट्राइमेस्टर्स के अंतर्गत क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो 0 से लेकर 12 वीक्स के बीच का होता है। 0 से लेकर 12 वीक्स का समय होता है और इसके दौरान प्रेग्नेंट वुमेन 1 केजी वेट गेन करती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात की जाए तो ये 13 वीक्स से शुरू होकर 28 वीक्स के बीच रहता है और इसके अंदर कुल 5 केजी के आसपास वेट गेन देखा जाता है। लास्ट जो ट्राइमेस्टर आता है, थर्ड ट्राइमेस्टर, इसे हम 29 वीक से लेकर टिल डिलीवरी तक का समय मानते हैं और इसके अंदर 5 केजी का वेट गेन देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 केजी, सेकेंड में 5 केजी और थर्ड में 5 केजी, तो टोटल 11 से लेकर 12 केजी के आसपास वेट गेन देखने को मिलता है। टर्म प्रेगनेंसी के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं 37 से लेकर 42 वीक्स का जो समय होता है इसे हम टर्म प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। अगर 37 वीक्स से पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो ये प्री टर्म बेबी कहलाएगा और 42 वीक्स कंप्लीट होने के बाद बच्चे की डिलीवरी होती है तो ये पोस्ट टर्म बेबी कहलाएगा। और अगर बच्चे की डिलीवरी 37 से 42 वीक्स के बीच होती है तो ये टर्म बेबी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्जरी इज यूज्ड इन सर्जिकल मेनोपॉज? अगर किसी वुमेन में सर्जरी द्वारा मेनोपॉज सिचुएशन क्रिएट करनी हो तो उसके लिए हम कौन सी सर्जरी कर सकते हैं? बाइलेटरल ओफ्रेक्टोमी, यूनिलैटरल ओफ्रेक्टोमी, बाइलेटरल ट्यूबेक्टोमी या फिर ट्रैकिलेक्टोमी? The right answer is option A, bilateral oophorectomy। यहाँ पर ओफ्रेक्टोमी शब्द का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ओवरी। ओफ्रेक्टोमी शब्द का मतलब होता है सर्जरी द्वारा ओवरी को रिमूव करना, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी। और बाइलेटरल का मतलब होता है बोथ, यानी कि दोनों ओवरीज को यदि हम सर्जरी द्वारा रिमूव कर दें तो उसके अंदर ओव्यूलेशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, यानी मेनोपॉज हो जाएगा। मेनोपॉज का मतलब होता है कि साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, बंद हो जाना। बाइलेटरल ओफ्रेक्टोमी जो सर्जरी है इसका इस्तेमाल हम कैंसर सेल्स को आगे बॉडी में फैलने से रोकने के लिए कर सकते हैं और किसी वुमेन में सर्जरी द्वारा मेनोपॉज क्रिएट करने हेतु भी किया जा सकता है। अगर आप किसी क्लाइंट के अंदर यूनिलैटरल ओफ्रेक्टोमी करते हैं तो इसका मतलब होता है एक साइड की ओवरी को सर्जरी द्वारा रिमूव कर देना। अगर आप सिर्फ एक ओवरी को रिमूव करेंगे तो दूसरी ओवरी काम करती रहेगी और मेनोपॉज कॉज नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहेगा। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। इसके बाद ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है बाइलेटरल, यानी दोनों तरफ की ट्यूबेक्टोमी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करना। अगर सर्जरी द्वारा आप फैलोपियन ट्यूब दोनों तरफ की जो है उन्हें रिमूव कर देते हैं तो ये बाइलेटरल ट्यूबेक्टोमी प्रोसीजर कहलाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसे आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में प्रीवियसली पूछी भी गई है, आगे पूछी जा सकती है, स्पेशली राजस्थान सीएचओ एग्जाम में। साल्पिंगो, साल्पिंगो ओफ्रेक्टोमी, साल्पिंगो ओफ्रेक्टोमी। साल्पिंगो ओफ्रेक्टोमी का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। जब आप किसी वुमेन के अंदर
कैंसर जैसे डिसऑर्डर को ट्रीट करना चाहते हैं और इसके लिए आप उस वुमेन की फैलोपियन ट्यूब और ओवरी को सर्जरी द्वारा रिमूव कर रहे हैं, तो ये कंडीशन साल्पिंगो ओफ्रेक्टोमी कहलाती है। यहाँ पर जो साल्पिंगो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो फैलोपियन ट्यूब के लिए है, और ओफ्रेक्टोमी का मतलब हमने यहाँ डिस्कस किया था, इट इज अ रिमूवल ऑफ ओवरीज। Next question is, which of the following anti-tubercular drugs has a side effects of peripheral neuritis? इन सभी ऑप्शंस में से उस एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग का नाम आपको सेलेक्ट करना है जिसके साइड इफेक्ट के रूप में पेरिफेरल न्यूराइटिस कंडीशन हो सकती है। रिफेम्पिन, इथैम्ब्यूटॉल, isoniazid, pyrazinamide। The right answer is option C, isoniazid। याद रखिएगा, एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो कि हमें टीबी डिजीज से प्रिवेंशन दिलाती है, टीबी डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। टीबी या ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसके ट्रीटमेंट में हम ये जो आइसोनियाजिड ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, इससे 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हो सकती हैं। पहली जो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है, पेरिफेरल न्यूराइटिस। इसके अलावा इस ड्रग के साइड इफेक्ट के रूप में हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी कि लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ ही साथ न्यूरोटॉक्सिक भी है ये मेडिसिन, यानी कि क्लाइंट के नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित कर सकती है। तो आइसोनियासिड ड्रग लेने से पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, और ये ड्रग न्यूरोटॉक्सिक भी है, न्यूरॉन्स को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा इथाम्ब्यूटल जो मेडिसिन है वो बैक्टीरियो स्टैटिक मेडिसिन होती है। बैक्टीरियोसीडल और बैक्टीरियोस्टैटिक दो वर्ड्स होते हैं। बैक्टीरियोसीडल वो मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, जबकि बैक्टीरियोस्टैटिक वो मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को स्लो डाउन कर देती है, स्टॉप कर देती है, उन्हें किल नहीं करती। तो इथाम्ब्यूटॉल बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये टीबी बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो करती है, उन्हें किल नहीं करती, और इस ड्रग के लेने से आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। रिफैम्पसिन ड्रग से अक्सर ये चीज पूछी जाती है कि इसका साइड इफेक्ट होने पर क्या, इसके यूज के साथ कौन सी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसके यूज के बाद यूरिन डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, यूरिन का जो कलर है वो रेड हो जाता है इस मेडिसिन को लेने वाले पेशेंट्स के अंदर। ये चीज यहाँ से फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल एनेस्थीसिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेशन डिसअपियर्स एट लास्ट। अगर किसी क्लाइंट को आपने जनरल एनेस्थीसिया दिया है सर्जरी से पहले, तो इस पेशेंट में सबसे आखिरी में कौन सा सेंसेशन डिसअपियर होगा? कॉन्शियसनेस, प्यूपिल रेस्पॉन्स, हियरिंग, पेन रेस्पॉन्स। The right answer is option C, hearing। जनरल एनेस्थीसिया को देने के बाद सबसे आखिरी में क्लाइंट को सुनाई देना बंद होता है, हियरिंग सेंसेशन लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्साकॉफ साइकोसिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। इनमें से किस विटामिन की कमी होने पर कोर्साकॉफ साइकोसिस कंडीशन हो सकती है? विटामिन ए,
विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B12। यस, आप बिल्कुल सही हैं। विटामिन B1 इज द राइट चॉइस। विटामिन बी को ही हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन बी जो है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। देखिएगा, विटामिन को हम विटामिन को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन चार होते हैं कुल, ए, डी, ई और के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी के अंदर कई और सब टाइप्स होते हैं, जिनमें से यहाँ पर हम विटामिन B1 यानी कि थायमीन की बात कर रहे हैं। और इस विटामिन की कमी से कोर्साकॉफ साइकोसिस, बेरी बेरी, इसके अलावा वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, ये सभी कंडीशंस हो सकती हैं। एक बार फिर से देखिएगा, विटामिन दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। जो विटामिन्स फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, वो फैट सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ए, डी, ई और के। और ऐसे विटामिन जो कि वाटर में घुल जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उन्हें हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो विटामिन बी और विटामिन सी। इन विटामिन की वाटर सॉल्युबल प्रॉपर्टी के कारण ये लगातार बॉडी में वाटर के साथ डिसॉल्व होकर बाहर निकलते रहते हैं, इसलिए हमें लगातार इन विटामिन को लेते रहना आवश्यक होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, कोर्साकॉफ साइकोसिस जैसी कंडीशन हो सकती हैं। विटामिन B1 को ही हम थायमीन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B12 की बात करें तो इसे साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं, और इसकी कमी होने से पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। विटामिन बी जो है विटामिन B3 जो है उसे हम नियासिन के नाम से जानते हैं, और इसकी कमी होने पर पेलेग्रा डिजीज हो सकता है। विटामिन ए की बात की जाए तो ये आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इसकी डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसे रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसाइटिस अकर्स ड्यू टू। एसाइटिस कंडीशन किसके कारण होती है? हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया। The right answer is option B, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। अगर किसी पेशेंट की बॉडी में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो जाए तो ये कंडीशन हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया कहलाती है, और इसकी कमी के कारण एसाइटिस नामक डिजीज हो जाता है। एसाइटिस डिजीज होने पर पेशेंट के एब्डोमेन एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण उसका एब्डोमेन एबनॉर्मली लार्ज दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू कॉज fetal abnormality when administered during pregnancy is known as। अगर किसी मेडिसिन को प्रेगनेंसी के दौरान मदर को दिया जाए और इसके कारण बच्चे में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? थेराप्यूटिक इफेक्ट, आइट्रोजेनिक इफेक्ट, नोजोकोमियल इफेक्ट, टेराटोजेनिक इफेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The right answer is option D, teratogenic effect।
प्रेग्नेंट वुमेन्स को आप हमेशा लोगों द्वारा ये एडवाइस देते हुए सुना होगा कि बिना डॉक्टर से पूछे प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल से नॉर्मल मेडिसिन भी लेने पर बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटी कॉज की जा सकती हैं, और ऐसी कोई भी मेडिसिन जो बच्चे में एबनॉर्मलिटी कॉज कर दे टेराटोजेनिक ड्रग कहलाती है, और इस इफेक्ट को हम टेराटोजेनिक इफेक्ट कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई ऐसी मेडिसिन ली जाती है जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, डिफेक्ट हो जाए, तो ये इफेक्ट टेराटोजेनिक इफेक्ट कहलाता है, और ये जो मेडिसिन ली गई थी ये टेराटोजेनिक मेडिसिन कहलाएगी। Question is, India was declared smallpox free in। भारत को स्मॉल पॉक्स डिजीज फ्री किस ईयर में डिक्लेयर किया गया था? जुलाई 1987, अप्रैल 1977, मई 8, 1980, मई 1982। भारत को स्मॉल पॉक्स डिजीज फ्री कब डिक्लेयर किया गया था? The right answer is option B, अप्रैल 1977। अप्रैल 1977 में इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर किया गया था। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे विश्व से इस स्मॉल पॉक्स डिजीज को इरेडिकेटेड कब डिक्लेयर किया गया, तो आप कहेंगे कि 8 मई 1980 को डब्ल्यूएचओ ने 8 मई 1980 को वर्ल्ड को स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर किया था। स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर एट द 8 मई 1980। ये दोनों ही चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। और एक पॉइंट ये भी याद रखें, स्मॉल पॉक्स सिर्फ एकमात्र ऐसा डिजीज है जिसे कि इरेडिकेट कर दिया गया है, यानी कि ना तो स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इस पूरे पृथ्वी पर मौजूद है और ना ही इसका कोई पेशेंट मौजूद है, यानी कि ये डिजीज कंप्लीटली इरेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट एट बर्थ इन टर्म न्यूबॉर्न इज। किसी न्यूबॉर्न बेबी में जन्म के समय नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? 80 से 100, 70 से 110, 120 से 60, या फिर 100 से 120? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिग स्टार फॉर दिस क्वेश्चन। प्रीवियस एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अपकमिंग आरएमएल, पीजीआई, जिपमेर एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, एंड राजस्थान सीएचओ ऑल्सो। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। किसी न्यूबॉर्न बेबी की जन्म के समय यदि आप हार्ट बीट चेक करेंगे तो ये 120 से 160 बीट्स पर मिनट के बीच मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसस इज टेकन यूजुअली इन एवरी। कितने साल में एक बार सेंसस की जाती है, जनगणना की जाती है, पॉपुलेशन काउंटिंग की जाती है? 2 साल में एक बार, 10 साल से, 1 साल से, 5 साल से? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 10 ईयर्स। हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर वेसिको-वेजाइनल फिस्टुला रिपेयर important intervention is, किसी वुमेन में वेसिको-वेजाइनल फिस्टुला रिपेयर के बाद सबसे जरूरी इंटरवेंशन कौन सा होता है? ऑप्शन ए, अवॉइड यूरिन कलेक्शन इन ब्लैडर, ऑप्शन बी, एडिक्वेट रेस्ट, ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी, अर्ली एम्बुलेशन। The right answer is option A, avoid urine collection in bladder. इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वेसिको वेजाइनल फिस्टुला होता क्या है। वेसिको वेजाइनल फिस्टुला इज अ एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन ब्लैडर एंड वेजाइना। किसी वुमेन के ब्लैडर और वेजाइना के बीच में बने एबनॉर्मल कनेक्शन को हम वेसिको वेजाइनल फिस्टुला के नाम से जानते हैं। फिस्टुला शब्द का मतलब होता है किन्हीं दो चीजों के बीच में बनी एक एबनॉर्मल ओपनिंग। यहाँ पर मान लीजिए ये ब्लैडर है और ये वेजाइनल कैनाल है, इन दोनों के बीच में यदि यहाँ पर कोई कनेक्शन बन जाता है तो ये चीज जो है फिस्टुला के नाम से जानी जाती है। नोट कर लीजिए आप चाहें तो इसे एबनॉर्मल कनेक्शन, यानी ब्रैकेट में आप इसे फिस्टुला लिख लीजिएगा, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ब्लैडर एंड वेजाइना, ब्लैडर एंड वेजाइना, वेजाइना और ब्लैडर के बीच बना एबनॉर्मल कनेक्शन। अब इस कंडीशन के अंदर आप क्या करते हैं, सर्जरी करके ये जो एबनॉर्मल कनेक्शन बना है इसे किसी तरह से क्लोज कर देते हैं। आपने ब्लैडर और वेजाइना के बीच में बने इस फिस्टुला को सर्जरी द्वारा क्लोज कर दिया। अब अगर किसी कारण से क्लाइंट ज़्यादा पानी पी ले या आपने उसमें कैथेटर को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाए और उसका यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से फुल भर जाए, तो जैसे ही उसका यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से भर जाएगा तो ये जो यहाँ पर आपने सर्जरी द्वारा क्लोज किया था ये यहाँ पर वापस फिर से ओपनिंग बन जाएगी और ये प्रेशर के कारण ये जो ग्राफ्ट लगा है यहाँ से ये हट जाएगा और क्लाइंट के अंदर वापस से फिस्टुला जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो सर्जरी के बाद वेसिको वेजाइनल फिस्टुला रिपेयर के बाद हम ये कोशिश करते हैं कि क्लाइंट के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा ना बढ़े ना इकट्ठा हो, क्योंकि अगर यूरिन वहाँ पर इकट्ठा हुआ तो प्रेशर के कारण जो क्लोजिंग हमने की है, फिस्टुला को जो हमने बंद किया है वो दबाव के कारण वापस ओपन हो जाएगा और हमारा जो प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर किसके द्वारा रिमूव की जा सकती है? स्टरलाइजेशन के द्वारा, बॉइलिंग के द्वारा, मिक्सिंग सोडियम एंड क्लोराइड इन वाटर के द्वारा या फिर ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। बॉइलिंग के द्वारा हम टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम्स में कई बार इस चीज को पूछा भी गया है
कि वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस क्या है, किसके कारण होती है, कैसे इसे रिमूव किया जाता है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लिखिएगा, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, और इस तरफ लिखिएगा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यहाँ पर तो है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर और यहाँ पर है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इन दोनों में आइए थोड़ा सा कंपैरिजन करते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर होते किसके वजह से है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स आदि के कारण हो सकती है। कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, बाइकार्बोनेट हो सकता है, इन सभी के कारण ये होती है। और इसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? रिमूव बाय बॉइलिंग, यानी कि अगर हम इस पानी को बॉईल कर दें तो ये जो टेम्परेरी हार्डनेस है ये ठीक हो सकती है, रिमूव हो सकती है। ये इसका मेथड रहेगा। परमानेंट हार्डनेस की यदि बात की जाए तो इसमें क्या होता है, किसके कारण ये होती है? तो नोट करिएगा, इट इज कॉज्ड बाय कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के प्रेजेंस के कारण ये परमानेंट हार्डनेस होती है। और इसे आप किससे रिमूव कर सकते हैं? रिमूव्ड बाय, इसे परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए आप वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसमें आपको हेल्प कर सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिएगा एक बार फिर से क्विकली इसे रिवाइज कर लेते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है, जबकि परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट की प्रेजेंस के कारण होती है। टेम्परेरी हार्डनेस को यदि आप रिमूव करना चाहते हैं तो बॉइलिंग इसमें आपके लिए हेल्प कर सकता है। वहीं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सो एवरीवन, ये थी हमारी आज की नर्सिंग एमसीक्यू क्लास। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है और रेगुलरली आपकी प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज और वैकेंसी के इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इन सभी सोशल मीडियाज पर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को फॉलो करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक्स पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।